नमस्कार, मैं अरिजीत कुमार। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे जो 1857 की क्रांति का जो पिछले दो वीडियो आप लोगों को कराया गया है क्लास। आज ये आखिरी और हमारा उम्मीद है कि पूरी क्लास आज 1857 की क्रांति समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और पूरी क्लास को करेंगे, क्योंकि हमने जो ये 1857 की क्रांति है उसको एक डीपली पॉइंट में करने का प्रयास किया है ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के कारण ये क्लास आपका लंबा हुआ है 2 से 3 क्लास। तो ये पूरा वीडियो अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट देख लेते हैं तो 1857 की क्रांति का आप मेंस लिखने जैसा आपको इसका पॉइंट आपको तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को ये भी पूरा देख लेंगे और अपना नोट्स खुद बना लेंगे और तैयार। आखिरी क्लास कहां तक हुआ था? क्रांति का हम लोग जो है आरंभ और विस्तार कर रहे थे ना, जिसमें कि हमारा दिल्ली पूरा कंप्लीट हो गया था, यानी कि क्षेत्रवार हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें दिल्ली ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे व्याख्या करके जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र हैं, यानी कि कल भी क्लास में हम बताए थे कि जो युद्ध है बैरकपुर से उठ करके मेरठ पहुंचा, मेरठ से पहुंच करके 12 मई को दिल्ली पे गया और दिल्ली के बाद जो है धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। कल भी हम लोग बताए थे कि जो बहादुर शाह जफर का जो सैन्य सेनापति था बख्त खां, है ना, बख्त खां उठ करके कहां चला गया था? लखनऊ गया था। तो ठीक है, हम लोग साथ ही साथ लखनऊ कर लेते, यानी कि क्षेत्र अब अगला डाल लेंगे लखनऊ। क्या डालेंगे? लखनऊ डालेंगे और लखनऊ से पॉइंट बाय पॉइंट अब लिखते चलेंगे सारे कुछ। लखनऊ से लिख लीजिएगा शासक में बेगम हजरत महल, छोटा छोटा पॉइंट लिखवाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सारी कहानी जो है बस आपको नॉर्मल रहेगा। लखनऊ से लिख लेंगे, जो शासक है वो है बेगम हजरत महल। कौन है? बेगम हजरत महल। मगर ध्यान देंगे सिर्फ बेगम हजरत महल और इसके साथ जो है आप लिख सकते हैं जो अंग्रेज अधिकारी था कॉलिन कैंपबेल। आइए कॉलिन कैंपबेल, ये पहले यहां तक लिखिए उसके बाद समझाते हैं। कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ में जो है कॉलिन कैंपबेल। यहां तक तो ठीक है हमारा कि चलो ठीक है, कॉलिन कैंपबेल डायरेक्ट वहां पर पहुंचे। मगर सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी कुछ है। लखनऊ में जब ये घटनाक्रम चल रहा था 1857 का, तो लखनऊ के 1857 के क्रम में वहां पर इसका बेगम हजरत महल का एक बेटा हुआ करता था, पूछता है। ठीक है, लिखिएगा, बेगम हजरत महल का पुत्र था बिरजिस कादिर। कौन था? बिरजिस कादिर। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर। हाँ हाँ, ये सब अब लखनऊ का हेड डालिएगा और लखनऊ के जो शासक रहेगा बेगम हजरत महल, मतलब शासिका है, महिला है, और वहां पे के अंग्रेज अधिकारी है कॉलिन कैंपबेल। बेगम हजरत महल का पुत्र है बिरजिस कादिर। यहाँ तक क्लियर है? बिरजिस कादिर को जो है बेगम हजरत महल अपना राजा घोषित करता है, क्योंकि महिलाओं का राजा बनना पहले नहीं था। ठीक है, जब भी रहेगा तो कोई पुरुष ही रहेगा। तो अपना जो अल्प वयस्क, मतलब छोटा सा ही था, उम्र में बहुत छोटा, यानी कि 12-15 साल के था, उसी समय उसको ये राजा बना देती है। और राजा बनाने के बाद वो खुद इस का नेतृत्व करती है लखनऊ। ध्यान देंगे, होता यूं है कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि कॉलिन कैंपबेल जो हम पढ़े, ठीक है, कॉलिन कैंपबेल जो है ये सबसे अंतिम में लखनऊ में आया था, और ये जो कैंपबेल है वो लखनऊ को अपने अधिकार में किया था। कॉलिन कैंपबेल से पहले भी कुछ अन्य अंग्रेज अधिकारी आया था। तो अब यहाँ पर लिखिएगा, कॉलिन कैंपबेल से पहले अंग्रेज अधिकारी। क्या लिखेंगे? कॉलिन कैंपबेल से पहले अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने इस युद्ध को संभालने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध संभला नहीं, वो बात की बात है।
ठीक है, पहला लिखेंगे हेनरी लॉरेंस। कौन लिखेंगे? पहला लिखेंगे जो सबसे पहले आएगा, हेनरी लॉरेंस, पहला पॉइंट। दूसरा जो लिखेंगे हेनरी लॉरेंस पहला हो गया। दूसरा में आपका है हैवलॉक और ऑट्रम। कौन है? जेम्स हैवलॉक और ऑट्रम, ठीक है। उसके बाद तीसरा में आता है कॉलिन कैंपबेल। तीसरा में कौन आएगा? कॉलिन कैंपबेल आएगा। कॉलिन कैंपबेल, हाँ। और यही जो है लखनऊ को अपने कब्जे में लेता है। इसलिए जो हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली पूछता है प्रश्न भी कि लखनऊ से अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो कॉलिन कैंपबेल। नहीं, उससे पहले भी कुछ लोग थे जिसने इस युद्ध को रोकने का प्रयास करता है, भले वो रोक पाए या ना रोक पाए, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए हेनरी लॉरेंस जो था ये वहां पर मारा जाता, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वहां पर मारा गया। और जेम्स हैवलॉक और ऑट्रम जो है पराजित हो। और कैंपबेल जो था वो जीता भी और लखनऊ को कब्जे में लिया। ठीक है, ये तो बेगम हजरत महल जो थी युद्ध तो हार गई। हारने के बाद वो मारी नहीं जाती है, वो चली जाती है कहाँ? नेपाल। कहाँ चली जाती है? नेपाल चली गई, लखनऊ छोड़ करके नेपाल चली जाती है। क्योंकि उसको कैंपबेल जो था बोला था कि मतलब कि आत्मसमर्पण कर दो बेगम हजरत महल को, मगर वो आत्मसमर्पण नहीं करती है, भाग करके चली जाती है नेपाल। क्लियर? कहीं कहीं पर आपसे एक प्रश्न पूछता है कि कॉलिन कैंपबेल जो था लखनऊ पर अधिकार किस रेजिमेंट की सहायता से किया है? ठीक है, कॉलिन कैंपबेल लखनऊ पर अधिकार किस रेजिमेंट की सहायता से प्राप्त किया था? तो गोरखा रेजिमेंट लिख लेंगे, गोरखा रेजिमेंट। ये हो गया हमारा लखनऊ। इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं। जल्दी से लिखेंगे। तो क्या है? लखनऊ हो गया। लखनऊ में है नवंबर 1857 के आसपास में युद्ध चलता है। नवंबर की घटना है, नवंबर 1857। कहीं पर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये डेट हमसे नहीं पूछता। इसको मिटा दें, लखनऊ मिटा दें। ऑट्रम, देखिए आ रहा होगा। और इधर कॉलिन कैंपबेल जीता और लखनऊ में कब्जा किया, या लखनऊ पर कब्जा किया। यहां से ठीक है, ओके, चलिए मिटा दे इसको। हमारा लखनऊ कंप्लीट हो गया। उसका अगला डालेंगे कानपुर। ये दिख रहा है कानपुर यहाँ पे, दिखा कि नहीं दिखा?
चलिए ठीक किया। तो कानपुर डालेंगे हेडिंग, कानपुर से लिखिएगा पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, ध्यान से सुनिएगा कहना क्या चाहते हैं। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र हुआ करता था नाना साहेब। नाना साहेब, अब कहिएगा सर इतना लंबा क्या लिखवाने की जरूरत है, खाली नाना साहेब लिख देते हैं। हम इसलिए लिखवा दिए क्योंकि आपको याद रहेगा कि नाना साहेब किसका बेटा था, तो पेशवा बाजीराव का जो मराठा हुआ करता था उसका दत्तक पुत्र है नाना साहेब। नाना साहेब को ही हम धोंधू पंत भी कहते हैं। उपनाम लिख लीजिएगा, ठीक है, उपनाम या अन्य। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, उसका अन्य नाम है धोंधू पंत, ठीक है। आगे अब यहां देखिए, नाना साहेब का सहायता कौन करेगा? नाना साहेब का सहायता कौन करेगा? तो नाना साहब को सहायता करने के लिए अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां एवं तात्या टोपे। कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे का भी कोई अन्य नाम है? कौन बताएंगे? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का अन्य नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान दीजिएगा, धोंधू पंत नाना साहब का, नाना साहब के सपोर्ट करने वाला तात्या टोपे, तात्या टोपे का जो है रामचंद्र पांडुरंग। यहां तक किया। यहां तक हो गया। और इसका सैन्य अधिकारी लिख लीजिएगा कॉलिन कैंपबेल। किन्हीं की तरफ से आवाज आ रहा है? कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक। कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक, अंग्रेज अधिकारी में लिखेंगे कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक। यहां तक क्लियर? चलिए ये हो गया। अब देखिए, नाना साहेब भी यहाँ पर क्या हुए? नाना साहेब युद्ध हार जाते हैं। क्या होंगे? नाना साहेब युद्ध हार गए। हारने के बाद ये भी कहां चले जाएंगे? नेपाल चले गए। अब देखिए, ये तो नेपाल चले गए, इनका साथी कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे कहां जाएंगे? ये यहां से निकल के चले जाते हैं कानपुर छोड़ करके झांसी। कहां जाएंगे? झांसी। कानपुर छोड़ करके झांसी चले जाएंगे। तो इतना लिखे जल्दी से, कानपुर का हो जाए तो बोलिएगा। सामने से हटते हैं। पॉइंट टेक करके याद रखते चलेंगे और याद रखेंगे। बढ़े आगे। चलिए, कानपुर से हो गया। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, इनका अन्य नाम है धोंधू पंत, कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक इसका
सैनिक अधिकारी होगा अंग्रेजी का। सहायता कौन करेगा? अजीमुल्ला खां और तात्या टोपे। नाना साहेब उधारेंगे चले जाएंगे नेपाल और तात्या टोपे चले जाएंगे झांसी। यानी कि यहाँ पर एक नाम आ गया झांसी, तो अगला हेडिंग डाल लेंगे झांसी। देखिए कैसे लिंक बन रहा है, जो जैसे जैसे भाग रहा है वैसे ही सबको लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब कॉपी पलटिएगा तो सारा पॉइंट एक जगह लिंक होते जाएगा, वही जुड़ते भी जाएगा। तो अगला लिखेंगे झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। किनका कहा कविता बताइए तो? लेखक सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ चलिए, अब झांसी से आइएगा। झांसी से कौन है? तो झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई थी कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी गंगाधर राव, इनका पति का नाम लिखिएगा, पति गंगाधर राव, जो कि कुछ समय बाद मारे जाते हैं, यानी कि इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद ही रानी लक्ष्मीबाई इस चीज को संभालती है। हम पिछले क्लास में भी कभी बताए होंगे, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, उसको आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम बताए थे कि ये जो है इनका जन्म होता है कहां पर? बनारस में, यानी कि वर्तमान का वाराणसी। ससुराल यानी कि ये लड़ेंगे कहां से? लड़ेंगे झांसी से। पिछले क्लास में भी पहले बताए होंगे, है ना। और मृत्यु कहाँ होगा? तो ग्वालियर में। कहीं पर एक जगह लिख लीजिएगा कोने में, ठीक है, चिपका लीजिएगा इसको। जन्म होगा बनारस में रानी लक्ष्मीबाई का। ससुराल या फिर लड़ाई जो 1857 की लड़ती है वो झांसी से लड़ेगी, और मृत्यु हो जाएगा कहां पर? ग्वालियर। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग साइड में लिख लीजिए। अब आगे बढ़े। इनका पति थे गंगाधर राव, इनका हो जाता है मृत्यु। मृत्यु होने के बाद जो 1857 के आसपास में जो वाइसराय हुआ करता था, नहीं उस समय तक गवर्नर जनरल ही था, तो गवर्नर जनरल जो हुआ करता था उसने ऑलरेडी कह दिया था पहले से ही कि कोई भी महिला शासक नहीं होगा, शासिका नहीं होगा। जब भी होगा तो या तो राजा खुद रहेगा या फिर उसका उत्तराधिकारी जो पुत्र होगा, जो किसी को गोद लिया हुआ नहीं या फिर कोई वैसा जिसको आप अपनाए हैं वह नहीं, जो रहेगा राजा का अपना ही उत्तराधिकारी होगा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई का नहीं था। और गंगाधर राव की हो चुके था मृत्यु, है ना। और इनका दत्तक पुत्र लिख लीजिएगा, इनका दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र कौन था? दामोदर राव। दत्तक पुत्र लिख लेंगे दामोदर राव। पति गंगाधर राव, दत्तक पुत्र दामोदर राव। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर अभी जब हम पढ़ रहे थे कानपुर पढ़ रहे थे, तो कानपुर में नाना साहेब की सहायता करने वाला एक व्यक्ति कौन थे? तात्या टोपे थे। तात्या टोपे भाग करके कहाँ आए थे? सहायता कौन करेगा? तात्या टोपे करेंगे। ठीक है, सहायता करेंगे तात्या टोपे। अब अंग्रेज अधिकारी कौन रहेगा? तो ह्यू रोज रहेगा। कौन रहेगा? अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज रहेगा। शॉर्टकट में उसी तरह से लिखते चलिए, बाकी आप अपना सेंटेंस खुद बना सकते हैं। ठीक ना। तो ये हो गया, सहायता करेगा तात्या टोपे, अंग्रेज अधिकारी रहेगा ह्यू रोज। इतना कहानी आपको समझ में आ गया। और अब देखिए, अब होता यूं है कि आप लोग तो ये जाने, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि इनका मृत्यु हो गया ग्वालियर, तो आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर ये लड़ रहे थे झांसी से, तो इनका मृत्यु ग्वालियर में क्यों? होता यूं है कि झांसी से लड़ते लड़ते ये फंस जाती हैं अकेले। अकेले जब पड़ जाती हैं, अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज
चलिए, झांसी से लड़ रही थी, झांसी में ये कमजोर पड़ रही थी, तो वहां से अपना भेष बदल करके निकली, निकल करके वो पहुंचती है कालपी। कहां पर पहुंचेंगी? कालपी। कालपी पहुंचने के बाद वहां पर भी ये फंस जाती है, यानी कि अकेले पड़ जाती है। तो फिर वहां से भागती हैं और वहां से भागने के क्रम में ये पहुंच जाती हैं ग्वालियर। कहां पर? ग्वालियर। और ग्वालियर में ही जो जनरल ह्यूरोज होता है वो इनको घेर लेता है और यहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है। और जब ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु प्राप्त करती हैं, यानी कि वीर गति को प्राप्त करती हैं, तब वो वहीं पर जब नीचे गिरी रहती है जमीन पर, तब जाकर के जनरल ह्यूरोज जो था वो कहता है कि इस पूरे धरती पर, यानी कि वहां के जो मैदान था, इस पूरे मैदान पर एक अकेली मर्द पड़ी है। ठीक है, एक अकेली मर्द पड़ी है, ये कहा था किसने? जनरल ह्यूरोज। ये भी हो गया आपका। और अगर कभी पूछ ले कि कब उनका मृत्यु हुआ था, तो 17 जून 1758 को इनका मृत्यु जो है कब हुआ? 17 जून 1758 को, 17 जून 1758, सॉरी 17 नहीं, 1858। 17 जून 1858। अब देखिए, अभी भी तात्या टोपे, यहां पर भी तात्या टोपे है, लखनऊ में भी तात्या टोपे था, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ में भी तात्या टोपे, झांसी में भी तात्या टोपे, मगर तात्या टोपे अभी तक मरा नहीं। और मरा नहीं है तो झांसी से लड़ने के बाद झांसी में भी जब युद्ध खत्म हो जाता और रानी हार जाती है, तो तात्या टोपे के पास अब कोई चारा नहीं रहता और यह भी निकल के चला जाता है कहाँ? नेपाल। तात्या टोपे कहाँ गया? नेपाल चला जाता है। और नेपाल चले जाने के बाद अप्रैल 1859 में, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1859 में, कब? अप्रैल 1859, 1859 में एक सिंधिया, ध्यान दीजिएगा, सिंधिया वंश जो हुआ करता था, सिंधिया वंश का एक राजा था, सिंधिया वंश का एक राजा था, उसका नाम था मानसिंह। राजा कौन था? मानसिंह। मानसिंह ने गलती से तात्या टोपे को, मतलब गलती से नहीं, जानबूझ करके उसने क्या किया? पकड़ करके तात्या टोपे को अंग्रेज को दे दिया। और जब अंग्रेज को दे दिया तो अंग्रेज ने इसे फिर तात्या टोपे को फांसी। ठीक है, सिंधिया का एक सामंत हुआ करता था मानसिंह, और मानसिंह जो था उसने अंग्रेज को तात्या टोपे को करके सौंप। वो कहीं पर घटना लिख लीजिएगा। और उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उसको फांसी दे दिया जाता है। किसको? तात्या टोपे को। 18 अप्रैल 1859। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे इलाहाबाद, देखिए हम लोग लखनऊ पढ़े, यूपी का शहर कानपुर पढ़े, झांसी पढ़े। इलाहाबाद से लिखेंगे मौलवी लियाकत अली, लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन लड़ेगा? लियाकत अली। हाँ, लियाकत अली जो है, इसको इलाहाबाद में दबाएगा कौन युद्ध को? कर्नल नील दबा देगा। बस इतना याद रखिए, कर्नल नील। ये हो गया। अगला लिखेंगे फैजाबाद, फैजाबाद कौन बताएंगे, कौन था? अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से रहेगा अहमदुल्ला। ठीक है, चलिए
अंग्रेज अधिकारी लिखे के मन होगा तो लिख लीजिएगा जनरल रेनॉल्ड। जनरल रेनॉल्ड। कभी कभी आपको बनारस भी दे देगा, ठीक है। कहां पर? नहीं, जनरल रेनॉल्ड था, फैजाबाद में नहीं था, बनारस में था। करना बनारस से वो लिखिएगा। बनारस में कोई राजा नहीं होता है, सामान्य जनता लोग लड़ता है, ठीक है। यही इलाहाबाद के साथ ही लड़ता है, ये सामान्य नागरिक लड़ता है यहाँ पर इलाहाबाद के साथ मिलकर के। और यहाँ पर भी जो अंग्रेज अधिकारी रहेगा वो कर्नल नील रहेगा, ठीक है। कर्नल नील रहेगा। चलिए, उसके बाद अपन बच गए बरेली। लिखिएगा, यूपी वाला सब एक जगह करा दे रहे हैं। बरेली, बरेली में किसका झुमका गिरेगा? तो खान बहादुर खान का। खान बहादुर खान, यही पर लिख लीजिएगा बख्त खान, ठीक है, सहयोगी रहता है। और बरेली में विंसेंट आयर रहेगा, विंसेंट आयर। बरेली में विंसेंट, बरेली से रहेगा खान बहादुर खान और बख्त खान, और अंग्रेज विद्रोही अधिकारी रहेगा विंसेंट आयर। क्या? चलिए, ये सब हो गया। बहादुर खां को फांसी दे देगा। चलिए, अब आते हैं बिहार का। लिखेंगे, अब इसको मिटा देते हैं इतना। यूपी प्रांत का पूरा हो गया। बिहार में इलाहाबाद से लियाकत अली, कर्नल नील लड़ेगा। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जनरल रेनॉल्ड लड़ेगा। बनारस से सामान्य नागरिक इलाहाबाद वालों के साथ मिलकर लड़ेगा, कर्नल नील रहेगा। बरेली से खान बहादुर खान, बख्त का विंसेंट आयर। इसमें कैंपबेल भी रहता है, पर कैंपबेल का उतना इसमें योगदान था नहीं, बस साथ था इसके विंसेंट आयर। अब इसको मिटा रहे हैं। लिखेंगे बिहार में, लिखेंगे दानापुर, पटना, शाहाबाद, जिसे जगदीशपुर कहते हैं, जगदीशपुर। उसके बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। दानापुर, पटना, शाहाबाद, आरा, गया, आरा, गया, हो गया। आगे लिखेंगे, पहला पॉइंट करके लिखेंगे। बिहार में, जल्दी हाथ बढ़ाएंगे। बिहार में सबसे पहले, बिहार में सबसे पहले 1857 ईस्वी की क्रांति दानापुर से शुरू हुआ, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले दानापुर से शुरू होगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आइए, उसके बाद लिखेंगे वीर कुंवर सिंह के बारे में, शाहाबाद। अगला पॉइंट लिखेंगे शाहाबाद, ब्रैकेट में लिख लेंगे जगदीशपुर। शाहाबाद से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया।
शाहाबाद जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। ठीक है, नेतृत्व करते हुए ये पहुंच गए आजमगढ़। ठीक है, आगे लिखिएगा अगला पॉइंट। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के अलावा आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूपी। जगदीशपुर के अलावा आजमगढ़, मिर्जापुर, रीवा वर्तमान में यहाँ है यूपी में, रीवा, बांदा, इन सभी स्थानों पर विद्रोह किया, मतलब कि लड़ाई लड़ा, विद्रोह किया। आजमगढ़ से निरहुआ जीत के आ गया है ना। चलिए ये तो हो गया, आगे लिखिएगा। वीर कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए अंग्रेज अधिकारी सबसे पहले मिलमैन और डेम्स, ध्यान से लिखते चलिएगा, मिलमैन और डेम्स। सबसे पहले मिलमैन और डेम्स, उसके बाद मिलमैन और डेम्स, उसके बाद कर्नल मार्क, उसके बाद कर्नल मार्क, फिर सबसे पहले मिलमैन और डेम्स आएगा, उसके बाद कर्नल मार्क आएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ली ग्रांड, उसके बाद कर्नल मार्क के बाद फिर आएगा ली ग्रांड के बाद फिर ली ग्रांड, तथा अंत में विंसेंट आयर ना कि आयर और टेलर, हाँ, विंसेंट आयर और टेलर आया। ठीक है, वीर कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए सबसे पहले मिलमैन और डेम्स, उसके बाद कर्नल मार्क, फिर ली ग्रांड, तथा अंत में विंसेंट आयर और टेलर आया। और आखिरी में विंसेंट आयर और टेलर जो है बिहार में विद्रोह को दबा होता है। देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, अब वीर कुंवर सिंह का बात है। वीर कुंवर सिंह से संबंधित एक प्रश्न पूछता है इनका मृत्यु को लेकर के। ठीक है, तो लिख लेंगे मृत्यु 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल लिखेंगे, 22 अप्रैल कहीं पर दिल रहेगा। 22 अप्रैल को होता क्या है जानते हैं? 22 अप्रैल के दिन जो उनको हाथ में गोली लगता है ना, ये ली ग्रांड जो है, ली ग्रांड मारता है गोली। ली ग्रांड के गोली मारने के कारण उनका हाथ में गोली लग जाता है, तो अपना हाथ काट करके गंगा नदी में बहा देते हैं। ठीक है,
तो वो होता है घटना 22 अप्रैल को। 4 दिन बाद फिर उनका मृत्यु हो जाता है 26 अप्रैल 1858। तो ये ध्यान रखिए। हो गया यहाँ तक। पटना से लड़ने वाला में लिख लीजिएगा एक जगह कहीं और पे, पटना से पीर अली, पटना से पीर अली। चलिए, और जब इनका मृत्यु हो जाता है वीर कुंवर सिंह का, उसके बाद इनके जो भाई होते हैं अमर सिंह, अमर सिंह ऐसे नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं, मगर अमर सिंह वीर कुंवर सिंह जैसा कुशल नहीं थे, मतलब अच्छा सैनिक नहीं थे। वीर कुंवर सिंह के जैसा अच्छा थे, मगर वीर कुंवर सिंह के जैसा उनके पास क्षमता नहीं था, इसलिए वो युद्ध हार जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिहार कंप्लीट। मिटा दें। असम से लिखिएगा, असम से लिखेंगे असम के अंतिम राजा, असम के अंतिम राजा पुरंदर सिंह। ध्यान दीजिएगा, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। पुरंदर सिंह, पुरंदर सिंह के दीवान, पुरंदर सिंह के दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, असम से कौन लड़ेगा? तो पुरंदर सिंह के दीवान मनीराम दत्त। यानी कि आपके लिए प्रश्न सिर्फ ये है। ठीक है, असम से 1857 की क्रांति में कौन लड़ता है? तो मनीराम दत्त। हम ये इसलिए लिखवा दिए कि मनीराम दत्त था कौन? तो असम के अंतिम राजा हुआ करते थे पुरंदर सिंह, पुरंदर सिंह का दीवान हुआ करता है। ठीक है, इसी का एक नाम और है, इसी का एक और नाम है मनीराम बरुआ। क्या नाम है? मनीराम बरुआ। कभी कभी आपको देगा मनीराम दत्त नहीं देगा, लिखा हुआ रहेगा दीवान मनीराम बरुआ, दीवान मनीराम बरुआ। ठीक है, दीवान मनीराम बरुआ। चलिए, अगला लिखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा, उस समय का उड़ीसा, अभी का उड़ीसा। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही लिख लेंगे, बस उतने लिखना है। संबलपुर के राजकुमार, संबलपुर, संबलपुर के राजकुमार, राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। मेरा से ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद लिखेंगे कुल्लू। कुल्लू कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाएंगे, इसको खत्म करेंगे आज। कुल्लू से लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, 12 बज गया। हिमाचल प्रदेश से लिखेंगे राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह, राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह, राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह। उसके बाद लिखेंगे औवा। औवा, ये पूछता है प्रश्न। ठीक है, इसलिए इसको लिखा देते हैं। राजस्थान का जगह है औवा, ये ब्रैकेट में यहीं पर लिख लीजिएगा राजस्थान। औवा वाला पूछते रहता है, इसलिए इसको लिखवा दे रहे हैं। जैसे राजस्थान से बहुत सारा लोग लड़ता है, मगर इसका याद रखिएगा। ठाकुर कुशल सिंह, कुशल सिंह, ठाकुर कुशल सिंह औवा से। चलिए, ये हो गया।
और इस प्रकार आपका खत्म भी हो गया मिला जुला के। तो ऐसा भी जगह बच्चा है जो न लिख पाए हो, इन्हीं के मन में वैसा बाकी है। एक नोट लिखेंगे इस तरह से और पहला लिखेंगे, नोट में पहला लिखेंगे विद्रोह का कारण, विद्रोह का कारण, और एक का करके आगे लिखते जाइए। राजनैतिक एवं प्रशासनिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक, राजनैतिक प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिक विद्रोह। यानी कि 1857 की क्रांति जो है, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह है, नहीं, उससे पहले ये जो है एक तरह का राजनीतिक भी है, प्रशासनिक भी है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1857 की विद्रोह का कारण क्या है, और आपसे इसी तरह के सारे ऑप्शन देंगे, और उसके बाद एक पांचवा बीपीएससी का जानवे करते हैं, कौन सा जानते हैं ना, ई नंबर ऑप्शन। हाँ, तो ये वाला चुन लेना है, ध्यान रखना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य, ये सब कारण जो है 1857 की क्रांति का। ये हो गया आपका 1857 के विद्रोह का कारण, विद्रोह के कारण हो गया। आगे लिखिएगा तत्कालीन कारण, पता है ना, दूसरा पॉइंट, तत्कालीन कारण क्या था, मतलब ताजा जो घटना था वो क्या था, ब्रॉन-वेस कारतूस के जगह कौन सा, नहीं कारतूस नहीं, बंदूक, ब्रॉन-वेस बंदूक के जगह एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस। बाकी सारा घटना हम बता चुके हैं पहले ही कि कारतूस में क्या था नहीं था, यदि पे पूछो करेंगे तो नहीं बताएंगे। अब आगे लिखिएगा, क्या छूट गया तो दूसरा शादी की। विद्रोह की असफलता का कारण, विद्रोह के असफलता के कारण, विद्रोह के असफलता के कारण लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे संगठन का अभाव, इसमें 4-5 पॉइंट लिखवाएंगे। पहला लिखेंगे संगठन का अभाव, मतलब इसका कौन था, कोई एगो संगठन था ही नहीं, सब अपने अपने क्षेत्र के लिए अपना मतलब से लड़ रहा था, ठीक है। दूसरा लिखेंगे देशी राजाओं और सामंतों का अंग्रेजों का साथ, मतलब ये सब अंग्रेज का सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। देशी राजाओं और सामंतों का अंग्रेजों के साथ। उसके बाद निश्चित उद्देश्य का अभाव, निश्चित उद्देश्य मतलब हम लड़ काहे रहे, लड़े के कोई कारण नहीं था लोग के पास, निश्चित उद्देश्य का अभाव। पांचवा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे कुशल नेतृत्व
नेतृत्व का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव। पांचवा लिखेंगे, पांचवा क्या लिखेंगे? जो अस्त्र शस्त्र होता क्या कहते हैं? आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव, आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव। इन लोग के पास बड़का बड़का तरह तरह के बंदूक तोप था, इन लोग के पास क्या था? खाली तीर धनुष और ऐसे भाला पक्षी और कुछ नहीं। तो ये कुछ कारण, ठीक है, हो गया यहाँ तक। एक और लिख लीजिए, शिक्षित वर्ग, पढ़ा लिखा था सब बकलोल था, कोई सपोर्ट नहीं किया। शिक्षित वर्ग का, शिक्षित वर्ग का सपोर्ट नहीं, सपोर्ट नहीं। एक और लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय भावना का अभाव। कोई पूछेंगे नहीं कि भावना कौन है। शिक्षित वर्ग का सपोर्ट नहीं, यानी कि शिक्षित वर्ग उतना इंटरेस्टेड नहीं था इस लड़ाई में। ये सारा पॉइंट समझ में आ गया। कहने क्या चाह रहे हैं? संगठन का अभाव, यानी कि कोई एगो पार्टी नहीं था, कोई एगो नेता नहीं था। दूसरा कहा देसी राजा और सामंतों का अंग्रेजों के साथ, जितना भी राजा जो था वो लगभग अंग्रेज के साथ था, सामंत लोग था। निश्चित उद्देश्य, किसी का कोई उद्देश्य नहीं था कि हमको करना क्या है, बस सब लड़ रहा था, अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। ये देखिए, उड़ीसा के साइड वाला अपने लिए, जगदीशपुर वाला अपने लिए, कानपुर वाला अपने लिए, बिहार वाला अपने लिए, वो सब, यानी कि निश्चित उद्देश्य। कुशल नेतृत्व, कोई भी जहां से भी लड़ाई लड़ा जा रहा था, वो लोग कोई परफेक्ट आदमी नहीं था, कोई ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति नहीं था, बस सब अपना अपना क्षेत्र बचाने के लिए क्या किया, जिसके पास जो था, जिसके पास जितना सैनिक था उतना में ही मैदान में आ गया। आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि युद्ध लड़ने के लिए ये होना बहुत जरूरी है, एक नेतृत्व। देखिए, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ा नेतृत्व, उद्देश्य और अस्त्र शस्त्र, ये तीन चीज होना चाहिए। चाहे वो जंग हो, चाहे वो इश्क हो, चाहे वो पढ़ाई, ये तीनों चीज में आपका ये तीन चीज होना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य, नेतृत्व और अस्त्र शस्त्र, ये तीन चीज आपके पास रहेगा तभी आप कोई भी काम को सफल कर सकते हैं। बाकी तो ये सपोर्ट वगैरह ठीक है, मिले ना मिले, अगर आपका उद्देश्य सही रहेगा तो आप कहीं ना कहीं वो पूरा कर लीजिए। फिर भी यहाँ पर शिक्षित वर्ग का सपोर्ट नहीं था, और उसके बाद राष्ट्रीय भावना का अभाव था। मतलब ये लोग को इससे मतलब नहीं था कि हमको देश बचाना है, अंग्रेज से छुटकारा पाना। ये लोग का मतलब था कि हम किसी तरह से अपना क्षेत्र बचा लें, ठीक है। तो इसलिए ये युद्ध जो है असफल। बात समझ गए? यहाँ तक कोई कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे लिखिएगा, अगला नोट ऊपर वाला बेटा दें। चलिए चौथा पॉइंट लिखेंगे, और चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे? 1857 क्रांति के बाद पील कमीशन, नाम सुने हैं ना? पील कमीशन की नियुक्ति की गई, नियुक्ति की गई। पील कमीशन की नियुक्ति की गई, और इसमें सैनिकों का अनुपात क्या रखा था? कौन बताएंगे? सैनिकों का अनुपात बताइए जल्दी। कोई नहीं,
भारतीयों के लिए पील कमीशन 2:1 के रूप में बनाया, मतलब कि पील कमीशन के अनुसार जो सैनिक था वो 2:1 है। और यहीं पर लिख लीजिएगा 1857 क्रांति से पहले, 1857 क्रांति से पहले कितना था, 5:1, यानी कि 5 गो भारतीय सैनिक तो 1 गो यूरोपीय सैनिक यानी कि अंग्रेज सैनिक होता था। पील कमीशन आया तो 2 भारतीय तो 1 अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सैनिक का रेशियो दिया गया, तो ये दोनों याद रखेंगे। हो गया, अब हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपका 1857 की क्रांति समाप्त हुई। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम बनता है। कौन सा अधिनियम, अगला लिखेंगे 6ठा नंबर पॉइंट, सॉरी 5वां। 1857 क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम, किनकर पंखा चल रहा है जी बंदी? 1857 क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 तैयार किया गया, ठीक है। और भारत का शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया तथा गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया। बाकी इसके अंदर के डीपली कहानी पॉलिटी में हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, है ना। मुगल पद समाप्त होगा, जो भी कुछ है वो सब 1857 के भारत शासन अधिनियम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। और इसी प्रकार आज आपका 1857 की क्रांति का क्या होता है, होता है, ठीक है। इसमें किन्हीं को कोई परेशानी है?